जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर टोल टैक्स शुरू किए जाने पर कांग्रेस सहित अन्य संगठनों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। गिरफ्तार नक्सली सूरज पर पुलिस ने किया खुलासा, 8 लाख का इनाम और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 22 अपराध थे दर्ज। शहर के वार्ड नंबर 10 रजानगर में वन्य प्राणियों की दस्तक से स्थानीय जनों में मची दहशत, वन विभाग ने शुरू की जांच। बालाघाट इंग्लिश स्कूल का नहीं थम रहा विवाद, निष्कासित शिक्षकों ने न्यायालय में लगाई वेतन की गुहार। 13 अगस्त से जिले के भीतर 50% दर्शकों के साथ खुल जाएंगे सिनेमाघर। नवोदय प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए अधिकांश छात्रों में अंग्रेजी के पर्चे को लेकर छाई निराशा। रामपाली पुलिस ने खेमलता पटले अंधे हत्याकांड का 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए हत्या और लूट के इस सनसनीखेज मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि आरोपियों ने इस खूनी वारदात को 6 एवं 7 अगस्त के दरमियान रात उस समय अंजाम दिया था जब 56 वर्षीय वृद्धा अपने घर पर अकेली थी। 11 अगस्त को गिरफ्तार दोनों आरोपी अनिल कुमरे उम्र 35 वर्ष एवं उसके साथी दुर्गा प्रसाद और भूरू राव 30 वर्ष दोनों रामपाली निवासी को 12 अगस्त को वारासिवनी की अदालत में पेश किया जाएगा। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा जघन्य हत्याकांड की जांच करने पुलिस की टीम का गठन किया था। वहीं इस हत्या के अपराध में लिप्त आरोपियों की सूचना देने पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जांच में खेमलता पटले की हत्या लूट के इरादे से की गई थी। अज्ञात हत्यारों ने खेमलता की हत्या करने के बाद अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात लूट लिए थे। विवेचना के दौरान पुलिस टीम के लगातार प्रयास से मौके पर हत्या के साथ लूट की घटना किया जाना पाया गया। विवेचना से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संदेही व्यक्ति से लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि अनिल कुमरे और दुर्गा प्रसाद राउत जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पूर्व में भी चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। ये दोनों घटना दिनांक को खेमलता पटले के घर आसपास घूमते हुए देखे गए थे। दोनों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। अब इस अंधे हत्याकांड और लूट का पर्दाफाश हुआ। दोनों ने पूछताछ करने पर बताया कि 15 दिन पूर्व से दोनों खेमलता पटले के घर सोना चांदी लूटने की योजना बना रहे थे। उन्होंने एक दिन पहले रैकी की थी, परंतु खेमलता के घर पर ताला बंद होने से घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। 6 अगस्त को खेमलता के घर आने पर दोनों ने दिन में रैकी की थी और शाम में दोनों ने शराब पी ली थी। रात करीब 11 बजे खेमलता के सो जाने पर दोनों सामने वाले फाटक से अंदर आकर मुख्य दरवाजे को खोलकर अंदर गए। खेमलता के बेड में रखी लकड़ी की अलमारी से जेवर निकालते समय खेमलता की नींद अचानक से खुल गई थी। अनिल और दुर्गा प्रसाद के पहचाने जाने पर हेमलता को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिए और दोनों ने वजनी हथियार से खेमलता के सर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद खेमलता के कमरे से और बेटों के कमरे में रखी अलमारी में से सोने चांदी के जेवरात कीमत करीब 1,10,000 रुपए निकालकर दोनों पीछे की दीवार फांदकर भाग गए। कोविड-19 के चलते लंबे समय से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे सिनेमाघर एक बार फिर 13 अगस्त को शुरू होने जा रहे हैं, जिसके आदेश शासन स्तर पर जारी किए जा चुके हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। 13 अगस्त से सिनेमाघर दर्शकों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन सिनेमाघर पहुंचने वाले दर्शकों को कोविड-19 को लेकर शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा। आपको बताएं कि कोविड-19 की दूसरी लहर आने के पूर्व 15 दिनों के लिए सिनेमाघर खुले थे, लेकिन इसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने पर इन्हें प्रशासनिक आदेश के तहत बंद कर दिया गया था। ये व्यवस्था अपने सैनिटाइज वगैरह की व्यवस्था है, मास्क लगा के आना है टाकीज के अंदर में, और जो सरकार के जो नियम है वो नियम के अनुसार 50% की उनकी कैपेसिटी के हिसाब से 50% है, फिर भी 50% आते ही नहीं है टाकीज के अंदर में। पहले भी हमने चालू किया था, 625 की कैपेसिटी, जिसके अंदर में 20 लोग 25 लोग बहुत हो गया। ये 13 तारीख है,
13 तारीख से एक छोटी पिक्चर है द कंजूनियर, हॉरर फिल्म है, डरावनी फिल्म है। और उसके बाद 19 तारीख से बड़ी पिक्चर है बेल बॉटम। नुकसान तो काफ़ी, तो अपन इसका ये नहीं कर सकते, काफ़ी नुकसान है। आज 1.5 साल से बंद है टाकी, और ये बीच में 15 दिन के लिए दिवाली के समय खुली थी, तो फिर लॉकडाउन के वजह फिर बंद हो गया है। चालू कर रहे हैं, देखो दर्शकों का कितना मिलता है अब, क्योंकि दर्शक लोग भी बैठ चाहते हैं कि भाई चालू कोई मनोरंजन का साधन हो तो आदमी आके देखे। ये पिक्चरें भी बीच में बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें थी अभी, KGF 2 थी पिक्चर। 2005 जिसमें से 8,005 परीक्षा प्रश्न हल से पूरा जिसमें से 8 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा, वहीं 5,000 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब 22 अपराध दर्ज थे और काफी दिनों से इन दोनों राज्यों की पुलिस इस कुख्यात नक्सली की तलाश कर रही थी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि 10 अगस्त की शाम को पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम जयरासी में करीब 22 नक्सलियों का जमावड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस की टीमें रवाना हुई। वहीं पुलिस की कार्रवाई में भागते हुए नक्सलियों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसका जवाब देते हुए पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। इस दौरान काफी नक्सली जंगल में भाग गए, लेकिन इनामी नक्सली संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल शाम को एक गोपनीय सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसपे कि पुलिस बल रवाना हुआ और बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम जरासी में आसपास करीब 22 नक्सलियों के जमावड़े होने की सूचना थी, जिनमें से कि कुछ नक्सली गांव में आकर कुछ लोगों को, ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने की नियत से गांव में आए थे। पुलिस की कार्रवाई वहां पर जिला पुलिस बल, हॉक फोर्स, SIB सभी की संयुक्त कार्रवाई में वहां पर जब पुलिस फोर्स पहुंचा, पुलिस के वहां पर पहुंचता हुआ भागकर नक्सलियों के द्वारा 8-10 राउंड पुलिस के ऊपर फायर भी किया गया, जिसका पुलिस ने आत्मरक्षा जवाब भी दिया, जवाबी कार्रवाई हुई। इस दौरान जो नक्सलियों जब पुलिस की कार्रवाई से भाग रहे थे, उनमें से भागते हुए एक नक्सली को पुलिस के जवानों ने बड़ी बहादुरी से गिरफ्तार किया है और जब उससे पूछताछ हुई तो उसकी पहचान संदीप उर्फ लक्खू कुंजाम के रूप में सामने आई है। ये इनके द्वारा बताया गया कि दंतेवाड़ा के निवासी हैं और इनका पुराना काफ़ी रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में 18 जो UAPA एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में 4 अपराध हैं। दोनों ही राज्यों से मिला के कुल 8 लाख रुपए का इनाम संदीप के ऊपर घोषित है। इसमें 22 नक्सली वहां पर उपस्थित होने की सूचना है और उस कार्रवाई के बाद भी रात भर करीब हमारी 4 टीम्स उनकी सर्चिंग में तैनात थी और आज भी 6 टीम्स हमारी जंगल में तैनात हैं, जो उसी ग्रुप्स की घेराबंदी करने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिक उद्देश्य जो अभी चल रहा है, पिछले महीने से हाई अलर्ट पे जो किया गया है, जैसा आपके संज्ञान में भी है कि एक जो निरपराध ग्रामीण की भी इन्होंने पिछले महीने हत्या की है, उसके ऊपर पुलिस मुखबिर होने का अंदेशा जताते हुए इसी तरह से ये भय का और डर का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इनके अवैध जो वसूली है वो कार्य चलते रहे और वही उन्हीं मंसूबों को आगे बढ़ाते हुए ये आसपास के गांव में, काना क्षेत्र से लगे हुए जो गांव हैं, उन पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के कारण ये गांव में आए हुए थे कि फिर किसी घटना को अंजाम दें। और परंतु जो ये मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी जागरूक आमजनों का, जो बिल्कुल भी नक्सल की जो झूठी एक आइडियोलॉजी है, जो गलत विचारधारा है, उसके प्रभाव में नहीं आते हुए शासन और प्रशासन के द्वारा जो कानूनन रास्ते हैं, विकास के रास्ते हैं, उनका साथ दे रहे हैं और हमें सूचना देते हैं, जिसके कारण हम इस तरह की प्रभावी कार्रवाई कर पाते हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक KP वेंकटेश्वर राव ने बताया कि नक्सली घटनाओं में इजाफा हुआ है, जो कि चिंता का विषय है, लेकिन पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बात अच्छी है कि नक्सलियों के साथ ग्रामीण नहीं हैं, लेकिन नक्सलियों के द्वारा ग्रामीणों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जैसे क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। हाल में ही नक्सलियों के हथियार बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस मामले में इनके सूत्रधार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए। पुलिस ने 3 साल में 9 एनकाउंटर किए, जो कि सराहनीय है।
बढ़ी हुई है। पिछले कई वर्षों से हमने गाँव एनकाउंटर किए, इसके बाद भी झुंड में अभी भी घूम रहे हैं। अपने जिले के जरा में नहीं, जिले के जरा भी यहाँ आ रहे हैं। कल भी घटना, सवेरे भी घटना वगैरह में भी आया है, आप लोगों ने सुना भी है। तो गांधी क्षेत्र में घटना भी दालों में घुसपैठ किए हैं। वहाँ भी उन्होंने पुलिस के खिलाफ, पुलिस के मुखियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गिराफ में अभी भी यही इनकी आतंक ये इसमें कम नहीं हो रही, बढ़ रहा है हमारे जिले में। कुछ खबर ये है, एक अच्छी बात यह है कि हमारे जिले के आदिवासी भाई बहन लोग इसके साथ नहीं है। हमारे वीर था, उसको उन्होंने उससे हत्या की है, इमाम हत्या की है। ये इससे पहले भी उन्होंने हत्या किया, उससे पहले भी सोनू निगम ने हत्या किया। ये पूरा इनका पूरा रणनीति पुलिस के मुखबिरों को, सूचना तंत्र को खत्म करने के लिए फिराक में है। फिर भी हम लोग, हमारा जो ऑपरेशन है हम डोमिनेट करेंगे, कुछ बढ़ेंगे नहीं। ये अवैध रूप से, असंवैधानिक रूप से, इलीगल रूप से काम कर रहे हैं और ये आगे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ बड़ावा भी नहीं, इंदौरी भी नहीं, उधर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये घटना जो लगातार हो रही है, ये अभी हमारे लिए समझने की बात है। अभी जुलाई फर्स्ट वीक में भी औरंगाबाद पुलिस द्वारा और भोपाल पुलिस द्वारा कभी लंबा काम हो रहा है। 13 लोगों की बड़ा नेटवर्क आप जानते हैं, जो आर्म्स सप्लाई करने वाले, आर्म्स बेचने वाले, और उसमें जो किशोरी थी वो लोग, कुछ लोग राजस्थान के थे, कुछ लोग गोंदिया के थे, कुछ लोग बॉम्बे के भी थे। उनकी नेटवर्क है। ये कल्चरली पुलिस को, गोंदिया पुलिस को, बालाघाट पुलिस को हथियार उन्होंने अभी ऐसे फर्स्ट चरण के लिए उन्होंने बुलेट वगैरह सीज किया है, 2 गाड़ियाँ सीज की है, कॉर्डेक्स वगैरह सीज किया है, 4 पिस्टल सीज किए। तो ये क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ी नेटवर्क है, क्योंकि धर्म भी काम कर रहा है, उसके बीच में जो किशोरिया भी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अगस्त से बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग पर पुनः टोल टैक्स वसूली का कार्य शुरू कर दिया गया है। बस ऑपरेटर संघ द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य से टोल टैक्स नहीं वसूल किए जाने की मांग की गई। इसके लिए बकायदा 11 अगस्त को बस ऑपरेटर संघ एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात की और बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर टोल टैक्स वसूल नहीं किए जाने की मांग की गई। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बस ऑपरेटर संघ की मांग को सुनते हुए गर्रा टोल बूथ पर किसी भी बस ऑपरेटर से टोल टैक्स नहीं लिए जाने की बात कही। हम बालाघाट के समस्त बस ऑपरेटर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए और हमने अपना ज्ञापन दिए उन्हें कि गर्रा चौक में जो नाका लिया जा रहा है हम नाका नहीं दे सकते। तो तत्काल उन्होंने हमारा लेटर पेड में उन्होंने पढ़े और तत्काल बोल दी कि ठीक है चलो हम बंद कर रहे हैं करके। तो अभी फ़िलहाल गर्रा चौक का जो नाका लिया जा रहा था उसको स्थगित कर दिया गया है। और किस किस जगह से टैक्स वसूली? सेलवा पड़ता है सिवनी के पास में, तो वो सिवनी वाले कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से वो सिवनी वाले करेंगे। हमारा गर्रा आता है हमारे ज़िले के अंतर्गत में, तो हमने गर्रा में किए हैं, जिसका भी कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिए कि तत्काल स्थगित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर एक बार फिर टोल टैक्स की वसूली शुरू किए जाने का आदेश दिया गया है। इस विरोध में 11 अगस्त को विभिन्न संगठनों और राहगीरों ने इस टोल टैक्स वसूली का खुलकर विरोध किया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया, तो वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और टोल कर्मचारी के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इस विरोध को राइस मिल एसोसिएशन ने भी खुलकर समर्थन दिया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गर्रा टोल बूथ के सामने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया गया। मध्य प्रदेश में काबिज शिवराज सरकार की जमकर आलोचना की गई। कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे टोल टैक्स के विरोध का राहगीरों ने भी खुलकर समर्थन किया और सड़क के हालात को देखते हुए टोल टैक्स न लिए जाने की मांग की। अभी तो जगह 315 रुपए बोल रहे हैं, ये अभी तक के नहीं ले, आज से स्टार्ट हुआ है।
अभी तो लोकल वाले को तो ऐसे ही छोड़ना चाहिए ना। 5 किलोमीटर की लीड में जा रहा है, लीड में आ रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। डीजल का रेट बढ़ गया, इतना महंगाई बढ़ गई है, लेबर का महंगा हो गया, तो काम को बच क्या रहा है ठेकेदारों को? कुछ भी नहीं बच रहा है। 50 रुपए। जी हाँ जी, लोकल में ही है, कोई सुविधा नहीं सर, परेशानी है। अब नाश्ते का पैसा था, नाश्ते का पैसा इसमें टोल टैक्स में चले गया। अब नाश्ता तो खाना हमारा खराब हो गया, वो तो खाना भूखा रहना पड़ेगा दिन भर। नहीं सर, ये तो दिक्कत है, परेशानी है। तो कुछ मिला के अब घर नहीं जाना है अपने को, माल खाली करने, तो ये 50 रुपए 100 रुपए टोल टैक्स दे रहे हैं। अब जाने का 100 रुपए 50 रुपए, आने का 50 रुपए। नहीं होना चाहिए वैसे तो। अभी जो दौर चल रहा है कि पेट्रोल की मारामारी चल रही है, डीजल की मारामारी चल, अभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी का जो दौर है, अपन लोग जो दौर से गुजर रहे हैं, एक तो वैसे ही आदमी पेट से मर रहा है। कांग्रेसियों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए टोल नाकों में की जा रही टोल टैक्स वसूली को पूरी तरह अवैध करार दिया और इस टैक्स को सरकार द्वारा लिए जाने वाले गुंडा टैक्स की संज्ञा दी। कांग्रेसियों ने कहा कि सड़क बनाने की स्थिति में टोल टैक्स लिया जाता है। पूर्व में जब सड़क बनी थी तब 15 वर्ष तक टोल टैक्स वसूला गया, उसके बाद अब सड़क ही नहीं बनी तो टोल टैक्स वसूलना नहीं चाहिए। कोई माधव नहीं है पूरे जिले में इस लूट के खिलाफ। चूंकि ये नाका जो बंद हो चुका था, ये बीओटी से बना था, एमपीआरटी से बना था, एमडेल कंपनी जो लागत थी उसकी डेढ़ कीमत गुना कीमत वसूल कर चुकी है। यह अवैध वसूली, यह लूट है, ये सरेआम बालाघाट जिले की जनता से लूट है। एक तो YCDF पेट्रोल पूरे देश में समझा वहाँ लूट रहे हैं हमको। आज DAP नहीं मिल रही है, बिजली महंगी, गैस 300 की गैस 900 में, हर तरह की लूट का ये माहौल है। हम समस्त कांग्रेसी जिले के हमारे समस्त साथी इस लूट के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की खुली लूट के खिलाफ हम सब जान करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि भाजपा के आश्वासन पे कभी नहीं रहना, ये झूठ बोलती है। हो सकता है कि हमारा आंदोलन खत्म करने के लिए ये आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन नहीं, हम चक्का जाम करेंगे। और ये चक्का जाम हमारी कोरोना की वैक्सीन का जैसा पहला डोज है, हमारे सभी आम जनता कांग्रेस और ट्रांसपोर्टर का भाजपा सरकार के खिलाफ पहला डोज है। अभी तो हुआ है, अगर हमारे आज चक्का जाम पे आश्वासन तो सरकार के मंत्री ने दे दिया है। अगर आश्वासन देने के बाद जब अगर टोल टैक्स बंद नहीं हुआ तो अभी और कई आंदोलन ऐसे होंगे, और जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक टोल टैक्स बंद नहीं करा देंगे। मेरे भाइयों, आप जानते हैं जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है 80 रुपए लीटर तुम्हारा डीजल है, 112 रुपए पेट्रोल है। भैया बताएं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो BOT की जो रोड, जिन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, कुछ कार्य नहीं हुआ, अवैध रूप से वसूली करने के लिए टोल नाका लगाया गया है, जिसके विरोध में आज यहाँ पे धरना आंदोलन चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया था। और यहाँ जहाँ पूरे समस्त कांग्रेस के साथियों के द्वारा यहाँ पे धरना चक्का जाम आंदोलन किया गया, जिसमें हमारे टोटल व्यापारी साथियों ने, हमारे ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने, हमारे ड्राइवर यूनियनों ने, मालक चालक संघ ने, हमारे राइस मिल एसोसिएशन ने, तमाम अन्य संगठनों ने भी सहयोग दिया और इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ में लड़ने के लिए तैयार हुआ। हम उन सभी का भी धन्यवाद देते हैं। और उसी के साथ में जिस प्रकार की सड़क की लड़ाई को हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ लड़ रहा था, उसी प्रकार हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भोपाल के अंदर में परिवहन मंत्री से जाके मिले अपने साथियों के साथ, और उस बात पे बात दिखी कि जो सड़क बनाई नहीं गई है, जो सड़क ही नहीं है यहाँ पर, वो सड़क पे टोल टैक्स करने का क्या औचित्य है। अभी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि मैं बहुत जल्द तत्काल इसका निरीक्षण करता हूँ। मध्य प्रदेश के टोल नाके तो बंद नहीं होंगे, ये भी कहा, लेकिन बालाघाट से सिवनी के टोल नाके में अगर सड़क नहीं बनी है तो वहाँ टोल नाका बंद करेंगे। आज सांकेतिक धरना आंदोलन था, और आज सांकेतिक धरना आंदोलन पश्चात में हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन का इंतजार करेंगे, और इस 3 दिन 4 दिन के अंदर में पुनः एक बैठक लेंगे, और जहाँ जहाँ टोल नाके हैं सभी जगह उग्र आंदोलन करेंगे अगर ये टोल नाके बंद नहीं किए जाते। ग्राम पंचायत गर्रा में जो हमारे टोल टैक्स बैरियर यहाँ पे लगा करके और लूट का काम चालू किया गया है, ये कोई हरियाणा की कंपनी जिसको काम दे दिया गया है अचानक से, जबकि 15 साल तक के नाका चलाने के बाद में पूरे रोड के टैक्सों की वसूली हो चुकी है, जनता को पूरा निचोड़ा जा चुका है। उसके बाद में डबल से गुंडा टैक्स लगाना अनैतिक है। इसके विरोध में हमारी पार्टी के द्वारा हमारे सभी
वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आज धरना और सांकेतिक धरना कार्यक्रम किया गया यहाँ पे और शांतिपूर्वक ढंग से किया गया, जिसके आयोजक मतलब हम लोग आयोजक थे यहाँ पे गर्रा में। और अभी ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है और कलेक्टर साहब ने तहसीलदार साहब के मार्फत जो संदेश भिजवाए हैं कि जल्द से जल्द जो है इस नाके को बंद कराया जाएगा और इसकी पूरी जांच की जाएगी कि कैसे इनको मतलब जैसे सिवनी में विरोध के बाद में बंद करा दिया गया, वैसे गर्रा में भी आश्वासन दिया गया। टोल टैक्स वसूली को लेकर किए गए इस विरोध प्रदर्शन को राइस मिल एसोसिएशन और बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी समर्थन मिला। देखिए, कोरोना काल के बाद में ऐसे भी जनता को महंगाई की मार, काम नहीं होने के कारण ऐसे भी जनता परेशान है। उसके बाद में अचानक ये बिल्कुल जिस तरीके से टोल टैक्स गर्रा में यहाँ चालू किया गया है और जो ट्रकों के रेट, 4 व्हीलरों के रेट, आम आदमी के पास कार है 50-50, 100-100, 200 रुपए, 300 रुपए रखा गया है और ये भी बिना किसी रूपरेखा के बनाई गई योजना। न रोड बनी है किसी प्रकार की, न रोड नालियां बनी है। उसके बाद टोल टैक्स की अवैध वसूली रखी गई है। इसका हमारा राइस मिल जिला एसोसिएशन विरोध करता है और शासन से एक अनुरोध करता है, शासन से मांग करता है कि जो हम शासकीय कार्य कर रहे हैं, शासकीय धान की मिलिंग का, इसमें जितने भी ट्रक धान चावल के और जो मिलर चारों तरफ गोदाम और केपों में जाना आना लगा रहता है, उनकी प्राइवेट कारें जो चलती है, कार से चलता है, इन लोगों को टोल टैक्स से माफी दी जाए ताकि हम बारिश में धान की मिलिंग कर सकें। बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी ग्राम गर्रा में बने टोल टैक्स नाके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बालाघाट से वारासिवनी की ओर ग्राम गर्रा में जाने वाले वाहनों पर टोल टैक्स वसूले जाने को लेकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। इसी दौरान टोल टैक्स नाके में कार्यरत कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट व्यवसाय द्वारा नाके से बाहर कर दिए जाने पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई। इसे धरना कार्यक्रम में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा पहुंचकर समझाइश देते हुए मामले को शांत करवाया गया। चलाते हैं जिनका यश दूर दूर तक नजर ही नहीं आता, पता नहीं बीजेपी वाले इसे यशस्वी क्यों बोलते हैं। उनके घर वालों ने बड़ी उम्मीद से उनका नाम रखे थे शिवराज, कि भाई प्रदेश में शिव का राज रहेगा, लेकिन ये तो शवराज बन के रह गए। ये जनता को मार के राज करना चाह रहे हैं। हमारे बालाघाट को आज तक न तो कोई रिंग रोड की सौगात मिली, ना बाईपास मिली है तो ये गड्ढे वाली रोड, और इसमें भी ये टोल लगा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जिस रोड का पैसा निकल जाता है वहां से टोल बंद किया जाता है। MBL के ज़माने में इस रोड का पैसा वसूल हो चुका है और अभी हमारी गाड़ी यहाँ से निकल रही है। गर्रा से बालाघाट 1 किलोमीटर जाने का 650 रुपये काट रहे हैं। ये जाने का 650, आने का मैसेज मैं आपको दिखा सकता हूँ, अब भी मेरी गाड़ी निकली है। तो ये बालाघाट की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। भाई ये 650 रुपये 1 किलोमीटर चलने का हम काहे का देंगे।